ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा। आज वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग वर्ण के बारे में चर्चा किए थे। वर्ण क्या है इसको अच्छी तरह से समझे थे। आज उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से छात्रों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, यह वीडियो क्लास 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए तीनों कक्षा के विद्यार्थी इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग वर्ण प्रकरण चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें वर्ण के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। तो छात्रों पिछले चैप्टर में वर्ण क्या है इसके बारे में मैं बता चुका हूं। आज उसके वर्ण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के भेद, जैसा कि आप पहले से भी परिचित हैं, जानते हैं कि वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इन्हीं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और छात्रों मैं अक्सर यह कहता हूं कि आप किसी विषय को याद करने से ज्यादा समझना अच्छा समझिए। याद करने की अपेक्षा समझना ज्यादा लाभकारी होता है। तो यहां देखिए स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण हम कहते हैं किसको? तो छात्रों इसके शब्द को देखिए। स्वर जैसे ही स्वर वर्ण बोलते हैं, तो उसमें एक स्व शब्द आता है, स्व, जिसका मतलब होता है अपना, अपने आप। स्व का मतलब अपना। और छात्रों मैं आपको यह बता दूं कि स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, वो सभी वर्णों का संबंध उच्चारण से है। सभी वर्णों का की जो परिभाषा बनती है वह उच्चारण से रिलेटेड होते हैं। उनका उच्चारण कहां से होता है, कैसे होता है, इसी के बेस पर उनकी परिभाषा तय की जाती है, बनाई जाती है या बुक कही जाती है। तो यहां देखिए वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः हो, स्वतः मतलब उसमें किसी अन्य वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका उच्चारण अपने आप होता है, वैसे वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः हो, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या न ली जाए, उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब छात्रों स्वर वर्ण को समझने के लिए मैं सभी यहां स्वर वर्णों को लिख दे रहा हूं। और आपको बचपन में कहा जाता होगा कि अ आई लिखो, तो अ आई लिखते होंगे तो आप इस तरह से लिखते होंगे और उसमें री नहीं लिखते होंगे या दीर्घ री नहीं लिखते होंगे। पुस्तकों में भी ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी। कभी कभी आ से आहता लिखते होंगे। तो आज उनको मैं यहां लिख दिया हूं और ये सभी वर्णों को हम एक एक करके समझेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि स्वर वर्ण क्या है। तो यहां मैं देखिए लिख दिया हूं। अब इसमें देखिए अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और लरी कितने हैं यहां देख लीजिए। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और लरी,
ये कितने वर्ण हैं छात्रों? यहां देखिए, ये 5 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 है। कितने हैं? 5। ये जो वर्ण है, ये जो यहां 5 वर्ण आप लिखे देख रहे हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इन वर्णों के उच्चारण में कितना समय लगता है? कम समय लगता है। आप पुस्तकों में यह बात लिखे हुए देखे होंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के या जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। अब कम समय लगते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कम समय लगते हैं? आपको कैसे ज्ञान होगा कि हम कम समय लगाएंगे? यहां अक्सर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। लगते हैं नहीं, यहां कम समय लगाना चाहिए, तभी आप ह्रस्व स्वर का उच्चारण सही ढंग से कर सकते हैं। नहीं तो उच्चारण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग बहुत से शब्दों को या वर्णों को ऐसे उच्चारण करते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है कि हम ह्रस्व का उच्चारण कर रहे हैं कि दीर्घ का उच्चारण कर रहे हैं। और ये एक मात्रक वर्ण है। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगना चाहिए। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगना चाहिए। आप समझिए कि ह्रस्व वही होते हैं जिनमें एक मात्रा लगी होती है। एक मात्रा भवेत ह्रस्व, एक मात्रा भवेत ह्रस्व, द्वि मात्रा दीर्घम भवेत, त्रय मात्रा प्रुत गयो व्यंजन च अर्ध मात्रकम। व्यंजन में आधा मात्रा लगी रहती है। तो एक मात्रा का ये 5 वर्ण है। अब इनको हम क्या कहते हैं? इनको छात्र हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्वरी और लृ, ये जो 5 वर्ण हैं, ये जो 5 स्वर वर्ण हैं, इनके उच्चारण में कम मात्रा का समय लगता है। कम समय लगता है, एक मात्रिक है ये। इनके उच्चारण में कम समय लगता है या लगाना चाहिए, इसलिए इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनका एक नाम और है छात्रों, इनको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। और ये स्वर में बहुत 5 जो ये स्वर वर्ण है बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाद वाले जो भी और भी वर्ण आप यहां देख रहे हैं, उनका निर्माण इन्हीं की सहायता से हुआ। इसीलिए इन्हें मूल भी स्वर कहा जाता है, क्योंकि अन्य वर्णों का जड़ जो है यही है। इन्हीं से अन्य स्वर वर्णों का भी निर्माण हुआ है, इसलिए इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। परिभाषा आप समझ गए होंगे कि वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और यह ध्यान रखिए, हमें लगाना है कम समय, नहीं तो अब यहां एक आपको समझाने के लिए एक वर्ड लिखते हैं। यहां लिख दिए राष्ट्रपति, यहां लिख दिए गणपति। अब यहां देखिए, हम इसको क्या पढ़ते हैं? अक्सर क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं राष्ट्रपति, इसको पढ़ते हैं राष्ट्रपति। इसको क्या पढ़ते हैं? गणपति। इसको क्या पढ़ते हैं? गणपति। जो ती बोलते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हम कुछ देर तक बोलते हैं? राष्ट्रपति
इसको क्या पढ़ेंगे, जब इसको हम ऐसे लिख देते हैं राष्ट्रपति और इसको हम लिखते हैं गणपति। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी राष्ट्रपति पढ़ेंगे और इसको भी गणपति पढ़ेंगे और इसको भी राष्ट्रपति पढ़ेंगे और इसको भी गणपति पढ़ेंगे। तो फिर कहां हमारा उच्चारण ह्रस्व, यहाँ तो ह्रस्व है, ह्रस्व ई की मात्रा है ती में, यहाँ भी त में ह्रस्व ई की मात्रा है और यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ देखिए। तो हमको बोलने में कहां अंतर स्पष्ट हो रहा है, हम तो वही इसको भी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, इसको भी गणपति पढ़ रहे हैं और इसको भी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, इसको भी गणपति पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ इसका उच्चारण कम समय में इसको राष्ट्रपति बोले, इस तरह से बोले कि ई का भी उच्चारण हो जाए और कम समय में लगे, राष्ट्रपति गणपति। अगर इस तरह से बोलते हैं तो यह ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अक्सर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। जानते हैं कि कम समय में उच्चारित होते हैं ह्रस्व स्वर, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते हैं, तो इस पर ध्यान देना है, समझे कि नहीं। अब आगे चलते हैं छात्रों, आगे चलते हैं। अब इसमें कौन कौन बच गया, जब 5 हम वर्ण को ले लिए इसमें से, तो कौन कौन बच गया, आ बच गया, आ बच गया, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घी, ए, ओ और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं 8। अब इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा किसकी अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। इसमें जो के उच्चारण में जो समय लगा, इसके अपेक्षा इसमें 2 गुना समय लगेगा, क्योंकि ये द्विमात्रक है, इनमें 2 मात्रा का समय लगेगा, ठीक है। इसलिए इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण कहेंगे, दीर्घ। अब यहां देखिए, इसको क्या कहेंगे, दीर्घ, दीर्घ स्वर, ये क्या है, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसको कहेंगे, दीर्घ, देखिए सब, दीर्घ का मतलब होता है लंबा, दीर्घ का मतलब होता है लंबा। अब लंबा का मतलब बहुत लंबा, इतना मत ले लीजिए। दीर्घ का मतलब लंबा, तो कितना लंबा, इससे लंबा, इससे डबल, इससे 2 गुना, ह्रस्व की अपेक्षा डबल, ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा समय लगेगा, तो उसको हम दीर्घ स्वर वर्ण कहेंगे। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, दीर्घ स्वर वर्ण हम किसे कहेंगे, तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगे, 2 गुना समय लगे और लगाना भी है, उसको हम दीर्घ स्वर वर्ण कहेंगे। ये सब दीर्घ है, द्विमात्रक है। और इन एक बात और छात्र जानिए कि ये जितने भी वर्ण हैं, ये 8 वर्ण हैं यहाँ पर, ये सब कहीं न कहीं 2 मूल स्वरों के मिलने से बने, 2 ह्रस्व स्वरों के मिलने से बने हैं। तो 2 चीज यहां जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनको हम किसके नाम से जानेंगे, संयुक्त स्वर या संधि स्वर, इसको क्या कहेंगे, संधि स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर, अब कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि संधि स्वर, कोई पूछ देगा कि संधि स्वर का कोई एग्जांपल दीजिए, तो वहां कंफ्यूज नहीं करना है, वहां जो दीर्घ स्वर का एग्जांपल है वही बता देना है, क्योंकि यहाँ 2 वर्णों की संधि हो रही है, 2 स्वरों की संधि हो रही है और एक नया स्वर बन रहा है। अब इसको हम, अब प्रश्न आपका आ सकता है कि सर इसमें कैसे कैसे संधि हो रहा है, कहां कहां संधि हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन कौन 2 वर्ण यहाँ स्वर वर्ण मिल रहे हैं तो दीर्घ स्वर बना रहे हैं, तो हम एक एक करके उसको भी हम छात्रों देख लेंगे। यहाँ देखिए ये, और संख्या भी उनका याद रखिए, ये दीर्घ स्वर कितने हैं 8 और ह्रस्व स्वर कितने हैं 5, कुल मिला के कितने हो गए
13 13 और भेद के कितने हो गए? फर्स्ट और सेकंड। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। अब इसको समझिए छात्रों, थोड़ा सा ये थर्ड जो काइंड्स है, भेद हैं स्वर के, इसको समझिए। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा उच्चारण में ज्यादा समय लगा दीर्घ स्वर में, यानी कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उससे ज्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर से भी जो ज्यादा समय लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं, जिसके उच्चारण में, और इसका कोई वर्ण नहीं है, जिसका एग्जाम्पल मैं यहां दूं, ये कोई वर्ण नहीं है। इन्हीं वर्णों को ज्यादा देर तक उच्चारित किया जाता है, इन्हीं वर्णों को ज्यादा देर तक, इन्हीं स्वरों को ज्यादा देर तक उच्चारित किया जाता है। और इनका उच्चारण कहां होता है? संगीत में, या किसी का संबोधन करते हैं, या किसी को जब जोर से बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वहां तीन गुना समय ज्यादा लगता है। एक का एग्जाम्पल क्या है? जैसे हे कृष्ण, अत्र आगच्छ, तो यहां हे जो बोल रहे हैं, हे, जैसे ही हे बोलेंगे तो ज्यादा देर तक हे का उच्चारण होता है। तो संबोधन में इसका जो है प्रयोग होता है प्लुत स्वर का। ओम हम लोग लिखते हैं ओम, और जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ का उच्चारण कुछ देर तक होता है, ओम, इस तरह से। तो ओ का ज्यादा देर तक उच्चारण हो गया, इसलिए इसको हम यहाँ 3 लिख करके इंडिकेट करते हैं, 3। अब कहीं कहीं इसको ओइम लोग पढ़ देते हैं, यहाँ गलत है, वो ओइम नहीं लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। हिंदी में 3 अंक जो होता है ये लिखा हुआ है। यह जो है इंडिकेट करता है कि यह, इसकी जो है उच्चारण में स्वर की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा समय लगना चाहिए, समझे कि नहीं? तो छात्रों, प्लुत स्वर को भी आप समझ गए होंगे, या गीत गाना हो, संगीत में इन स्वरों का उपयोग होता है। इसके बाद मैं आपको, अब तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, और एक चीज मैं यहां छूट गया था कि अं और अ, सर इसके बारे में आप नहीं बताए, लिखे तो थे लेकिन बताए नहीं। तो मुझे याद है छात्रों, मैं उनके बारे में भी बता रहा हूं कि ये जो है, ये वास्तव में, वस्तुतः ये समझिए कि ये व्यंजन है, और इनका अनुसार इनका उच्चारण नासिका से होता है, और ये जो है इनका उच्चारण ह के समान होता है। और ये क्या करते हैं? ये अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, अयोगवाह। अब इसको समझिए छात्रों कि इसमें क्या है? अ है, योग है, और वाह है। अब इसको समझिए, अयोगवाह, अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना, वाह वह धातु से बना है, जिसका मतलब होता है ढोना, वहन करना, ले जाना। तो ये किसी स्वर के साथ जुड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी काया को वहन करते हैं, फिर भी ये अपनी काया को वहन करते हैं। ये जुड़ते नहीं है किसी के साथ, लेकिन फिर भी अपनी काया को वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इनको किसके नाम से जानते हैं? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, ये आपका
स्वर वर्ण और उसके भेद के बारे में आज हम लोग जान लिए। बता रहा था कि सभी को तो समझ गए, लेकिन आप दीर्घ स्वर को थोड़ा सा डीपली नहीं समझ पाए। मैं इनको समझा देना चाहता हूं कि जो दीर्घ स्वर थे, कि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर संधि स्वर या दीर्घ स्वर को आप बताए थे कि कैसे कैसे वो बनता है, कैसे किन दो वर्णों के मिलने से बने हैं, तो आप उसको एक बार समझ लीजिए। दीर्घ स्वर या संधि स्वर में कौन कौन आया था, इसके कौन कौन से उदाहरण थे? आ, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घरी, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये आ कैसे बना, तो अ प्लस अ के मिलने से ही आ बन गया। ई कैसे बना, ह्रस्वी प्लस ह्रस्वी के मिलने से ये बन गया। वो दीर्घ कैसे बन गया, ह्रस्व प्लस ह्रस्व के मिलने से दीर्घ बन गया। री कैसे बन गया, ह्रस्वरी प्लस ह्रस्वरी के मिलने से दीर्घरी बन गया। ए कैसे बन गया, अ प्लस ई, ह्रस्व ई के मिलने से ए बन गया। अ कैसे बन गया, अ प्लस ए, अ प्लस ए के मिलने से ऐ बन गया। और अ प्लस उ के मिलने से ओ बन गया। और अ प्लस औ के मिलने से अ प्लस ओ के मिलने से औ बन गया। तो इस प्रकार दीर्घ स्वर या संधि स्वर, इसको भी आप समझ गए होंगे कि ये सब कैसे बन गए मूल स्वर के मिलने से। समझे कि नहीं? तो आशा है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और व्यंजन संधि या व्यंजन वर्ण के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।